Okay, so hello people, welcome to the channel CATV, and in this video we are going to continue our ACE series. ACE 4 के तो हमने सारे क्वेश्चन कर ही लिए थे, इनफैक्ट नवंबर 21 की आरटीपी तक के क्वेश्चन कर लिए थे। पर रही बात है तो भाई आप ACE 5 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ACE 5 का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, तो ACE 5 में भी हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन के थ्रू जो है हम रिकॉल करेंगे ACE 5, और यहाँ भी आपको कंसेप्ट बताने का रहेगा कि देखो चलो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होता है, तो वो कंसेप्ट को मैं इधर नोट्स के थ्रू बताऊंगा। पर हाँ, हम क्वेश्चन करेंगे साथ साथ। और क्वेश्चन में जैसे कि हम स्टार्टिंग से चालू कर देते हैं, अब हम पीछे से चालू करेंगे, मतलब कि नवंबर 21 की आरटीपी से क्वेश्चन को उठाएंगे। ठीक है, और ये ACE 5 को ओवर करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के अब हम जो है स्टार्ट करते हैं ACE 5 के क्वेश्चन। राइट, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ACE 5 से रिलेटेड क्वेश्चन जो है MTP में देखा जाए तो मई 21 की MTP 2 में एक क्वेश्चन था। उसके बाद जो है इसका कोई एक एडिशनल क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम जो है अपनी वो जो रेगुलर PDF है जहाँ पे मई 20 तक के क्वेश्चन हैं वो हम देख लेंगे। राइट, पर हाँ, जो मई 21 में जो है MTP, क्यों ना हम उसको एक बार देखें। राइट, क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लास्ट ईयर कंपनी हेलीकॉप्टर ओ कर रही थी और ऑपरेट कर रही थी। ठीक है, अब उसने 4 हेलीकॉप्टर खो दिए। कंपनी के अकाउंटेंट ने फेल्ड करा दैट आफ्टर द क्रैश मेंटेनेंस प्रोविजन जो हमने क्रिएट करके रखा है वो तो अब ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि मेंटेनेंस प्रोविजन हमने क्रिएट जो करके रखा था उसकी तो अब कोई नीड नहीं है। एंड प्रपोज टू राइट बैक, अब सिंस अब नीड नहीं है तो ऐसा करते हैं ना, इसको राइट बैक कर देते हैं। ठीक है, जो हम इतना प्रोविजन बनाते रहते हैं इसको हम राइट बैक कर देते हैं। ठीक है, और राइट बैक कैसे करते हैं? SPPI। तो इज़ द कंपनी प्रपोज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज़ करेक्ट, क्या सही है ऐसा PPI करना? देखो पहले हम PPI की डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि इनकम अराइज इन करंट पीरियड, इनकम और एक्सपेंडिचर जो करंट पीरियड में अराइज हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ ठीक है, एरर और ओमिशन इन प्रायर पीरियड। तो कुछ एरर और ओमिशन था प्रायर पीरियड में, वहाँ पे कुछ एरर हो गई थी या कुछ आपने करा ही नहीं था, उसके कारण इनकम और एक्सपेंडिचर वो करंट में दिख रहा है क्योंकि आपने प्रायर में एरर और ओमिशन किया। पर मुझे बताओ, इधर कोई एरर और ओमिशन थोड़ी ना किया। जब हेलीकॉप्टर अच्छे थे तो प्रोविजन बन रहा था, तो हमने कोई गलत थोड़ी ना किया। अब हेलीकॉप्टर नहीं है तो हमको राइट ऑफ करना पड़ रहा है, तो ये PPI तो नहीं हो सकता। राइट, चलो प्रायर पीरियड आइटम नहीं हो सकता, तो हम देखते हैं कि फिर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम या ऑर्डिनरी आइटम क्या रहेगा। तो देखो, ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी में तो होता नहीं है। ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा तो होता नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, रेगुलरिटी कम है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी तो नहीं है, इसलिए इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी दिखाते हुए इसको जो है बस इसको डिस्क्लोज करो कि देखो ये आइटम है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ये पहला नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है और इसका अमाउंट इतना है। तो जैसा कि इसका आंसर है, एक बार देख लेते हैं कि द टर्म प्रायर पीरियड रेफर्स ओनली इनकम एक्सपेंडिचर जो अराइज हुआ करंट पीरियड में एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन, ये पूरा डेफिनेशन बता दी। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है, पैरा एट ACE 5 जो भी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसको डिस्क्लोज करो स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ठीक है, तो डिस्क्लोज करो स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ठीक है, तो क्या बोला है? डिस्क्लोज करो इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L एज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, और नेचर एंड अमाउंट शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, मतलब कि डिस्क्लोज भी करो स्टेटमेंट ऑफ P&L में एज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, और अलग से नेचर एंड अमाउंट भी डिस्क्लोज करो, शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, ताकि जो है हम इसका इम्पैक्ट देख सकें, ताकि इम्पैक्ट कैन बी परसीव्ड। और बाकायदा ये सब चीज़ें जो है हमने नोट्स में भी लिख के रखी है। राइट, ये हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में क्या लिखा है? द बैलेंस अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस प्रोविजन राइट बैक करो नो लॉन्गर रिक्वायर्ड ड्यू टू क्रैश ऑफ द हेलीकॉप्टर। इट्स नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम बिकॉज देयर वाज नो एरर, हाउएवर इट कैन बी कंसिडर्ड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, हैंस द अमाउंट्स रिटर्न बैक। अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज करो, तो डिस्क्लोजर तो तभी होगा जब मटेरियल है, पर हाँ एज अ स्टेटमेंट ऑफ P&L जाएगा। ठीक है, और एज अ शुड बी डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L एज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस। साथ ही साथ इसका अमाउंट और नेचर भी हम डिस्क्लोज करते हैं, पर हाँ इसको सेपरेटली डिस्क्लोज तभी करेंगे जब है पर्टिकुलर वो मटेरियल हो तो। ठीक है, कूल। इसके पास पेपर्स में तो ACE 5 है भी नहीं, तो अभी पास पेपर्स देखे, अप टू पास पेपर कब तक के देखे? अप टू जो है मई 21 के, और पास पेपर्स में जो है ACE 5 नहीं दिखा रहा है, मतलब कि इसका आने के चांसेस बहुत ही कम है। तो अगर हम 17 से ही देखें, ये 17 से इधर पास पेपर्स की पूरी पर्टिकुलर PDF है, और इसमें जो है जनवरी 21 तक के सजेस्टेड है, तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ ACE 5 आया नहीं, तो हम जो है डायरेक्ट RTP देखते हैं।
कूल। तो नवंबर 21 में जो है आरटीपी का पहला क्वेश्चन हम जो है इसको करते हैं। 1 सेकेंड। सो हेलो, ठीक है। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ये आपको स्टेट करना है, मतलब पूरी की पूरी आपको लिस्ट पकड़ा दी। जैसे कि एक्चुअल बैड डेट जो है वो प्रोविजन से ज़्यादा हो गए, राइट। अब अकाउंटिंग पॉलिसी में तो कुछ गड़बड़ थी नहीं, ये प्रोविजन बनाना ये तो अकाउंटिंग एस्टिमेट ही होता है, राइट। प्रोविजन बनाना तो अकाउंटिंग एस्टिमेट ही होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये तो हुआ नहीं, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट है। दूसरा, चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर मेजरमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट। एक पीपी का कैरिंग अमाउंट निकालना था, कॉस्ट मॉडल से हम जो है रिवैल्यूएशन मॉडल पे शिफ्ट हुए। तो ऐसा है कि इसको देखो, 1 सेकेंड, ये आप जो कर रहे हो आप कैरिंग अमाउंट निकाल रहे हो, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो, इधर तो क्या था कि आपने प्रोविजन बना के रखा था, देन ज़्यादा हो गया। अब ये जो है आप तो पॉलिसी चेंज करो, पहले आप कॉस्ट, जैसे एसएलएम से डेप्रिसिएशन, ठीक है, वैसे ही कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल। ओके, फिर आती बात की गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल एज कंपेंसेशन। जो गवर्नमेंट ग्रांट हमको रिसीव करना है एज कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड इन प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपेंडिचर कुछ प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड में मैंने कर दिया था, और उसके रिस्पेक्ट में ग्रांट जो है मेरे को अभी मिल रही है, ठीक है, वो जैसा कंपेंसेशन मिल रहा है। तो ग्रांट रिसीव करना ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है कि ऑर्डिनरी आइटम है? तो देखो, ग्रांट ऐसे तो नहीं मिलती, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है रिफंड ऑफ ग्रांट, जैसे इधर लिखा हुआ था, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। इसको ऑर्डिनरी मत बोलना कि यार हाँ रेगुलर प्रैक्टिसेस में होता है, पर ठीक है, इसमें ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी रेगुलरिटी कम है। फिर आप ऑपरेटिंग लीज को फाइनेंसिंग लीज कर रहे हो ट्रीट, ठीक है, ट्रीटिंग ऑपरेटिंग लीज एज फाइनेंसिंग लीज। अब देखो, आपने ऑपरेटिंग लीज था फाइनेंस लीज कर दी, तो ये तो एरर हो गया, इसको बाद में पकड़ में आ सकता है, तो ये प्राइम पीरियड आइटम हो गया। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, लो वर्किंग कैपिटल, ठीक है, का बोरोइंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज कर दिया, ये भी प्राइम पीरियड आइटम है, राइट। लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग लॉन्ग टर्म रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, कुछ मैंने चेंज करा और उसका जो है कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस हुए, उसका लॉन्ग टर्म में रेट्रोस्पेक्टिव है। अब यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये अभी आप ये बोलोगे कि यार चेंजेस तो ऐसे नॉर्मल कोर्स में तो होते नहीं है ना, तो इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, बट नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन ऑफ वेजेस ये ऑर्डिनरी आइटम होता है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है। जैसे कि एक बार ऐसा था कि ऑर्गेनाइजेशन ने रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन करा था वेजेस का, तो इसको भी आप इधर ही ला सकते हो कि लेजिस्लेटिव चेंज हुआ, लॉन्ग टर्म जो है रिवीजन हुआ, तो जो है लेजिस्लेटिव चेंज से लॉन्ग टर्म रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन हुआ, तो ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। हम ऑर्डिनरी आइटम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम ऐसा नहीं बोलते, हम ऑर्डिनरी एक्टिविटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते, राइट। चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये तो हमारा अकाउंटिंग 1 सेकेंड जो मैं आपको बोल रहा था कि चेंज इन, देखो कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल में आया, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, पर चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ये याद रखना, ठीक है। ये अकाउंटिंग एस्टिमेट, इसका मॉडल मत बोल देना। गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल, ठीक है, तो गवर्नमेंट ग्रांट वैसे भी ऑर्डिनरी आइटम है, तो रिफंडेबल भी वो भी ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है। आप 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे हो इंस्टेड ऑफ 15%, तो ये तो एरर है, ठीक है, प्राइम पीरियड आइटम। और चेंज इन द यूजफुल लाइफ ऑफ पीपीई, अभी अपन ने पीपीई में कैरिंग अमाउंट करने के लिए हमने कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल में शिफ्ट हुए, हम यूजफुल लाइफ चेंज कर रहे हैं, तो सी यूजफुल लाइफ चेंज कर रही है, अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा, ठीक है, राइट। तो देखो अकाउंटिंग एस्टिमेट ये था, ये पर्टिकुलर नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर लिया ताकि जो है ये सिली मिस्टेक्स नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला ओवर किया। अब मई 21 की आरटीपी देखने में आ रही थी, तो मई 21 की आरटीपी में स्पेसिफिकली तो कोई क्वेश्चन नहीं, पर दूसरे एज से मिलकर एक एज का एक्सट्रैक्ट इस पे, ये एज 5 में ये बोल रहे हैं कि एज पर एज 5 नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी डिफाइन प्रायर पीरियड आइटम एज प्रायर पीरियड आइटम जो इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं जो करंट पीरियड में अराइज होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन, क्योंकि एरर और ओमिशन है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एरर और ओमिशन था जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे थे इन प्रायर पीरियड, पर वो हुए अब करंट ईयर में, ठीक है। तो आपने एरर और ओमिशन करा प्रायर पीरियड में, ठीक है, 1 और मोर प्रायर पीरियड में एरर और ओमिशन करा जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, उसके कारण वो इनकम एक्सपेंडिचर करंट पीरियड में राइज हो रहे हैं, ठीक है। अब कंपनी के इधर नीचे दिख के रखा है, मतलब आप समझ लो, इसका एक्सट्रैक्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंपनी मस्ट हैव रिकॉग्नाइज जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इन द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ऐसा है
कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर कुछ लगा पर कंपनी का बिजनेस चालू नहीं हुआ और आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाए, तो भैया ये तो गलत हो गया ना। आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया, आप बाद में बनाओगे और बाद में ये एक्सपेंडिचर को लेकर आओगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, प्राइर पीरियड आइटम हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप रिकॉग्नाइज करो एक्सपेंडिचर है ना, वो फर्स्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट में ही रिकॉग्नाइज करो जो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन प्रिपेयर करते हो। फिर लिखा है कि एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज अंडर इन्वेंट्री मस्ट हैव बीन रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंडिचर इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। वो जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो उसको रिकॉग्नाइज करो इन द ईयर ऑफ इनकरेंस। जब आपने इनकरेंस किया, आप उसको जैसे परचेज अकाउंट है ना, परचेज आप करते हो तो एक्सपेंडिचर वो है, वो प्राइर पीरियड आइटम है, क्योंकि अगर आपने तब नहीं किया और अब करोगे तो ये दिक्कत है, ठीक है। फिर आप वापस ये भी लिख के रखा है कि नेचर एंड अमाउंट ऑफ PPI। देखो अभी अपन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में बोला कि अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज करो, है ना। PPI में भी ऐसा ही है कि जो उसका नेचर और अमाउंट है ना उसको डिस्क्लोज करो, राइट। तो क्या बोला है कि जो नेचर एंड अमाउंट है प्राइर पीरियड आइटम का, वो सेपरेटली डिस्क्लोज करो इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L इन अ मैनर, जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में बात करते हैं सेपरेटली डिस्क्लोज करो इन द मैनर कि इम्पैक्ट हम देख सके। अब पॉइंट ये है कि जब एरर और ओमिशन होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, तो देखो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में एरर और ओमिशन हुआ, ठीक है, तो ऐसे केस में वो करंट पीरियड में राइज हो रहा है इनकम एक्सपेंडिचर एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन पास्ट पीरियड। तो ऐसे केस में देखो इन्वेंट्री में ओपनिंग भी दे के रखा है, क्लोजिंग भी दे के रखा है। तब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर पिछले साल अगर कोई ऐसी गड़बड़ करके रखी है और इस साल आपको इनकम एक्सपेंडिचर जो भी है वो इस साल आपको पता चल रहा है, तो ऐसे केस या तो ऐसा है कि आप ओपनिंग इन्वेंट्री को एडजस्ट कर लो, क्योंकि पिछले साल गड़बड़ हुई थी तो क्लोजिंग आपका गड़बड़ था, क्लोजिंग गड़बड़ था तो ओपनिंग गड़बड़ है, तो ऐसे केस आप ओपनिंग ठीक करो, ठीक है, और सेपरेटली डिस्क्लोज कर दो करंट P&L में। एक ऐसा है कि या तो एक तरीका ऐसा है कि अब एक्सपेंडिचर अभी अराइज हुआ है तो करंट ईयर में इसको एक्सपेंडिचर बुक कर लो, ठीक है। तो कंसीडर फिजिकल वैल्यूएशन करो इन्वेंट्री का, आपको लग रहा है कि डिस्क्लोज करना है तो डिस्क्लोज कर दो और करंट ईयर के नोट्स टू अकाउंट में बता दो, इसको लॉस बुक कर दो। या तो करंट ईयर में ऐसे लॉस बता दो, मतलब वही इनकम एक्सपेंडिचर बता दो, या तो आप जो है ओपनिंग इन्वेंट्री एडजस्ट कर दो। देखो पॉइंट है कि दोनों तरफ हम सेपरेटली डिस्क्लोज तो कर रहे हैं, ठीक है। एक जगह ओपनिंग इन्वेंट्री एडजस्ट कर रहे हैं, इधर जो है एक जगह हम फिजिकल इंस्पेक्शन करके जो है हम लॉस बुक इधर बुक कर रहे हैं। फिर एक एक्सट्रैक्ट जो है वापस मई 21 की RTP में था, वो एक्सट्रैक्ट ये था कि गवर्नमेंट ग्रांट डिफंडेबल, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है, ओके। ये इस 12 की बात कर रहे थे, बट हाँ गवर्नमेंट ग्रांट डिफंडेबल है तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। फिर अगला क्वेश्चन जो है ये नहीं पता कौन से अटैम्प्ट का है, बट हाँ देखो 1 सेकेंड, इधर कौन से अटैम्प्ट के, नवंबर 17 की RTP, मतलब अभी कुछ अब AS5 में है ही नहीं, ठीक है ना। आपने मई 21 की RTP के बाद नवंबर 17 की RTP में दिख रहा है जो दिख रहा है, राइट। और उसमें भी जो है वो हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन है, राइट। तो ऐसे कैसे तो PPI यही बोलते हैं, कोई PPI जैसे राइट ऑफ मत करो, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, और नेचर एंड अमाउंट इसको डिस्क्लोज करो। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम शुड बी डिस्क्लोज, बस ये याद रखना कि शुड बी जो है एज अ शुड बी डिस्क्लोज इन अ स्टेटमेंट ऑफ P&L एज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो डिस्क्लोज करो एज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस, पर अमाउंट जो है उसको सेपरेटली डिस्क्लोज भी करो। अगर मटेरियल ले तो नेचर एंड अमाउंट सेपरेटली डिस्क्लोज करो, ठीक है। ये हो गया हमारा। अरे नहीं एक और क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या लिखा है। जो अकाउंटेंट है स्टेबल लिमिटेड का है सॉट योर ओपिनियन, ठीक है, उसको आपसे ओपिनियन चाहिए विथ रिलेवेंट रीज़न, मतलब ओपिनियन देना और रीज़न भी बताना। वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, क्या वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है कि नहीं है, ये नहीं पूछ रहे क्या है, वो बोल रहे है कि नहीं है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अब ये तो एस्टिमेट ही है, ठीक है, तो ये एस्टिमेट है, ठीक है। तो अब एक जगह लिख लेते हैं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये एस्टिमेट है, ठीक है। अब मैनेजमेंट ने एक फॉर्मल ग्रेचुइटी स्कीम लेकर आए इन प्लेस ऑफ एडहॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट। तो मैनेजमेंट देखो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं करा है, मैनेजमेंट तो लेकर आई है एक फॉर्मल ग्रेचुइटी स्कीम इन प्लेस ऑफ एडहॉक। पहले तो एडहॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट कुछ भी हो जाता था, ठीक है, पेमेंट कुछ तो भी कर देते थे एडहॉक। अब तो जो है वो लेकर आई है फॉर्मल ग्रेचुइटी स्कीम। तो इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि तो सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है, तो उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे। ये जो है ग्रेजुएट वैल्यूएशन पे पॉइंट समझना चाहिए, क्योंकि इस पे था, देखो अभी अपन ने कॉस्ट फॉर्मूला चेंज करा था इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, तो बाकायदा उसको बोला कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है। पर इधर जो है ग्रेजुएटी वैल्यूएशन स्कीम में ऐसा है, आपको दो तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे। ये एडहॉक ग्रेशिया पेमेंट्स आप फॉर्मल स्कीम में आ गए कि पहले एडहॉक कुछ भी पे करते थे, अब जो है आप फॉर्मल स्कीम के थ्रू पे करते हो, तो ये तो सिग्निफिकेंटली चेंज है। तो एक तरीके से ये आप नई अकाउंटिंग पॉलिसी लेकर आ गए हो, ये चेंज नहीं है। फिर जो था
ये तो ठीक है। तो पहला हमारा है, देखो पहला हमारा है अकाउंटिंग एस्टीमेट, दूसरा है हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी, राइट। तीसरा देखते हैं, यूज़फुल लाइफ चेंज हुई है, तो यूज़फुल लाइफ चेंज हुई है तो ये अकाउंटिंग एस्टीमेट हो गया, ठीक है। एक और पॉइंट आता है जैसे ग्रेचुइटी वैल्यूएशन जैसा ही, कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम पेंशन पे करेंगे एम्प्लॉयज़ को जो रिटायर हो गए हैं, जिन्होंने 5 साल कंप्लीट करे हैं, उनको पेंशन मिलेगी 20,000 पर मंथ। अर्लियर कोई स्कीम नहीं थी, तो अर्लियर कोई स्कीम नहीं थी तो ये भी नया स्कीम लेकर आए हो, ये कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ठीक है। तो अकाउंटिंग एस्टीमेट दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं है, तीसरा अकाउंटिंग एस्टीमेट चौथा अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं है। और कॉस्ट फार्मूला से आपने जो है चेंज इन कॉस्ट फार्मूला करा, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है। इस तरीके से अब हम देखते हैं, राइट। देखो अब सबसे पहले तो हाँ, सबसे पहले इन्होंने क्या करा कि 2% प्रोविज़न बनाया, ठीक है। ये चेंज इन द रेट, इस चेंज इन द एस्टीमेट, ये कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। फिर एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट डिफर दैट डिफर इन सब्सटेंस, मतलब आप अकाउंटिंग पॉलिसी लेकर आ रहे हो जो डिफ़र करता है सब्सटेंस में, ठीक है। चेंज का मतलब ये नहीं होता कि सब्सटेंस में ही कुछ चीज़ें डिफ़र करें, ये तो सब्सटेंशियल चेंज है ना। देखो जैसे कि हमने इधर भी लिखा है सब्सटेंशियल चेंज है, ठीक है, विल नॉट बी कंसिडर एज ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये तो चेंज ही सब्सटेंशियल था, वो ग्रेचुइटी की फॉर्म एडहॉक से फॉर्मल स्कीम में है। और ये तो अकाउंट, और इधर तो नहीं थी, पहले तो था ही नहीं, एक तो था सब्सटेंशियल चेंज और एक होता नया लेकर आना। तो एडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो ये भी कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ठीक है। आप जो है यूज़फुल लाइफ को चेंज कर रहे हो, तो ये जो है चेंज इन एस्टीमेट हो गया। रही बात फॉर्मूले में आप चेंज कर रहे हो, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया, ठीक है। जो है कॉस्ट फार्मूला वो जो भी आप चेंज कर रहे हो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन ओवर किया। ये कुछ एक्सट्रैक्ट देख रखा है, तो क्यों ना इसका एक्सट्रैक्ट एक बार देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि ओके, इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस गवर्नमेंट ग्रांट, अच्छा ओके, ग्रांट के बारे में बात करें तो ये तो अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा, ठीक है। तो वो ग्रांट के रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है। और वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो शुड बी पार्ट इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, शुड बी पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड सेपरेटली डिस्क्लोज इफ इट इज़ मटेरियल, देन सेपरेटली डिस्क्लोज नेचर ऑफ अमाउंट एंड नेचर ऑफ आइटम एंड अमाउंट, ठीक है, इफ इट इज़ मटेरियल, ठीक है, रिकॉग्नाइज इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। ओके, तो नवंबर 20 में एक एक्सट्रैक्ट था, वो भी हम देख लेते हैं। देखो एक बार क्वेश्चन समझ लो कि एक एनर्जी लिमिटेड है जिसने जनरेटर को एक्वायर करा, ठीक है, 1 सेकेंड। तो एनर्जी लिमिटेड है जिसने एक्वायर करा जनरेटर, ठीक है, 1/4 को ही एक्वायर करा, ठीक है। 2/4 को उन्होंने अप्लाई करा सब्सिडी के लिए। सब्सिडी आपको जो है अगले साल के बाद जून में मिली, ठीक है, जब आफ्टर अकाउंट, मतलब कि आफ्टर द अकाउंट्स। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो आफ्टर द अकाउंट्स फाइनलाइज, अरे फाइनलाइज हो गया उसके बाद, तो ये तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या प्रायर पीरियड आइटम है। अब देखो वो प्रायर पीरियड आइटम कैसे भाई, आपने एक्वायर करा जनरेटर, आपने उस पर अप्लाई करा, सब्सिडी बाद में ग्रांट हुई है, ये कोई एरर थोड़ी ना है। और जब मानो कि आपने एक्वायर करके रखा है, मतलब कंडीशन आपने पूरी कर दी थी ना, तो देखो अभी तक देखो ओके, अगर आपने कंप्लाई करी कंडीशन, ठीक है, क्वेश्चन तो यही है कि जो सब्सिडी का है वो प्रायर पीरियड आइटम है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर क्या लिख के रखा है कि आप रीजनेबल एश्योरेंस लेते हो कि सबसे पहले एंटिटी कंप्लाई करे कंडीशन और आपको सब्सिडी मिल गई हो, तो ठीक है, आप जो है इसको सब्सिडी रिकॉग्नाइज करोगे। और वैसे भी जो है आपने अप्लाई करा है, दैट डजंट मीन कि कंडीशन पूरी हो गई है, मेनली मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन, क्या आप एप्लीकेशन कर रहे हो, तो ये तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कंडीशन पूरी हो रही है। बट अगर आपका प्रायर एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम अप्लाई करते हैं और हमको मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि हमने जनरेटर एक्वायर करा, हमने अप्लाई करा, हमको मिल गई, ठीक है, तो ऐसे केस में फिर आप ले सकते हो। माना कि एप्लीकेशन करना का मतलब ये नहीं होता है कि कंडीशन पूरी हुई है, पर अगर ऐसी स्थिति में आपको मिल ही जाता है, जैसे रिफंड का केस होता है कि आपको पता है कि मिल ही जाएगा, तो ऐसे केस में आप जो है बुक भी कर दो। तो सबसे पहले ये कोई प्रायर पीरियड आइटम तो है नहीं वैसे। चलो पहले AS4 की बात करें तो कोई एडजस्टिंग इवेंट नहीं, क्योंकि इवेंट तो बाद में ही हो रहा है, ओके। और फिर देखो आप सबसे पहले तो यही बात करोगे कि यूजुअली ऐसा होता है कि आप एप्लीकेशन से कोई वो नहीं होती है, ठीक है, थप्पा नहीं लग जाता है कि कंडीशन पूरी करिए। पर हाँ, प्रायर एक्सपीरियंस ऐसा है तो आप ऐसा कर सकते हो। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल के रखा है कि प्रायर एक्सपीरियंस है कि नहीं है, तो आप क्यों मानोगे, ठीक है, तो जब बोल के रखेंगे तब मानेंगे, राइट। तो इसलिए बोल के रखा है इसमें कि कंपनी सही है,
कि तुमने ग्रांट को रिकॉग्नाइज नहीं करा, सही है, ये कोई एरर वेरर नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन करी थी वो कंडीशन की, तो वो कंडीशन फुलफिलमेंट का रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल देता है, ठीक है। जब अगर पास्ट एक्सपीरियंस है तो बाकायदा पास्ट एक्सपीरियंस के लिए बोला जाएगा। देखो सबसे पहले क्या वो प्रायर पीरियड आइटम है, तो वो प्रायर पीरियड आइटम नहीं है क्योंकि गलती ही नहीं है। क्या सब्सिडी अकाउंट होगी 2012-13 में, तो हाँ 12-13 में अकाउंट होगी, या तो जनरेटर की कॉस्ट से माइनस कर दो, या तो उसको जो है डेफर करो, इनकम को डेफर करो, जैसे डेप्रिसिएशन होता है। अब इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि आपका ओपिनियन क्या डिफर हो जाएगा अगर सैंक्शन लेटर वॉज रिसीव्ड इन जून 12 बिफोर दी फाइनलाइजेशन। देखो अब बिफोर दी फाइनलाइजेशन के पहले होता है तो देखो प्रायर पीरियड आइटम तो वो तब भी है, प्रायर पीरियड आइटम तो वो तब भी नहीं है, ठीक है। रही बात है कि फाइनलाइजेशन के पहले मिल गया है, ठीक है, कंडीशन भी बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो ये है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ओके, ये एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस कारण से हुआ ये। सबसे पहले आखिरी के 2 क्वेश्चन देखो, वो बोल रहे हैं कि अगर इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट हो जाता है, ठीक है, अभी तो इवेंट नहीं था ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, और ये तो वैसे PPI भी नहीं होगा। अब एक बोल रहे हैं कि इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है, आपका ओपिनियन क्या होगा जब सिमिलर एप्लीकेशन पास्ट में भी करी है और सब्सिडी मिली है, राइट। तो ऐसे केस में अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको पास्ट एक्सपीरियंस है ऐसा, तो ऐसे केस में सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 जो हमने PPI बोला था, तो PPI नहीं होगा, तो वो PPI हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला था PPI नहीं है, अब वो फिर PPI हो जाएगा, राइट। फिर हमने बोला था कि वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, तो वो एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। नहीं, वो एडजस्टिंग इवेंट क्या, उसका मतलब कि 2011-12 में बुक कर लेंगे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट होता है कि अभी तक क्या देख रखा है कि वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी फॉर इवेंट एडजस्ट करते हैं, ठीक है, अगर इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद हो और अप टू डेट ऑफ अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इफ़ दे कन्फर्म द कंडीशन, अगर वो कन्फर्म करते हैं कि कंडीशन तो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती है, राइट। सीधा पॉइंट ये है कि आपको ऐसा बताना पड़ेगा कि यार जैसे तीसरे क्वेश्चन में ऐसा बोल के रखा है कि सपोज़ करो कि जो है सैंक्शन लेटर हमको इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट जैसे हमको तभी मिल जाता, ठीक है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि क्या एक रीजनेबल एश्योरेंस क्रिएट हो रहा था इससे कंडीशन, ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस क्रिएट हो रहा था, कंडीशन एग्जिस्ट थी बैलेंस शीट डेट पे, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है तो हम इसको बुक कर लेंगे। सी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट थी, ठीक है, फिर भी मैं बुक तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस नहीं था, ठीक है, पर कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट थी कि हमने जनरेटर ख़रीदा है और हमने एप्लीकेशन कर दी, तो ठीक है। परचेस ऑफ जनरेटर इसलिए हम ये समझ चुके हैं कि जैसे कि जनरेटर आप परचेस कर रहे हो, राइट, आपने जनरेटर परचेस करा है और ऐसा है कि अगर आपने परचेस करके रखा है जनरेटर, ठीक है, अब वो परचेस कर दिया है तो कंडीशन तो एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे, बट हाँ अब इवेंट जो है मतलब कि वो रिसीव होने का, ठीक है, अगर जो है अप्रूवल का इन द सेंस अगर वो हो जाएगा अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले, तो ऐसे केस में हम बुक कर लेंगे, एडजस्टिंग इवेंट बोल देंगे, और अगर बाद में होगा तो एडजस्टिंग इवेंट नहीं होगा, ठीक है, ये अपन ने समझा। अब एक चीज़ ये है कि अगर रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर पास्ट एक्सपीरियंस हमको पता है तो ऐसे केस में तो अगर आपने परचेज भी कर दिया और एप्लीकेशन भी कर दिया, राइट, तो उसको ये नहीं बोलेंगे कंडीशन एग्जिस्ट है, उसमें तो डायरेक्ट ही हम इधर ही बुक कर लेंगे, ठीक है, फिर तो इवेंट का वेट भी नहीं करना, आप बुक ही करो डायरेक्ट। फिर एक और आरटीपी का क्वेश्चन था जिसमें जो है 1 सेकेंड, एक वही इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन करा है, पहले एडहॉक था, ये सब्सटैंशियल चेंज हुआ है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। रही बात पेंशन पे आती है कि पेंशन में जो है पेंशन पे कर रहे हैं, ठीक है, पहले कोई स्कीम नहीं थी, अब स्कीम के तहत पे कर रहे हैं, तो ये भी कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। तो इस तरीके से जो है AS5 के हमारे सारे क्वेश्चन ओवर होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। मिलते हैं हम जो है नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम AS5 के बाद जो है प्रोबेबली AS29 या AS7 का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।